दोस्तों नमस्कार। ई वार्ता के आज के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज से ई वार्ता का यूट्यूब चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं और उसमें जो पहला एपिसोड है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को, जो कि चुनाव के एक महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक जारी है और राज्य में अभी भी चुनाव का जो माहौल है वो पूरी तरह से ऐसे लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज हम ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो राज्य की आने वाली राजनीति को प्रभावित करने वाला है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए राज्य में, उस चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है उसने एक डिसाइसिव मेजॉरिटी यहाँ पर प्राप्त की। लगभग भाजपा को 60 सीटें मिली हैं, 9 सीटें उनके सहयोगी दल असम गण परिषद को मिली है और 6 सीटें जो यूपीपीएल है उनको मिली है। इस प्रकार भाजपा के पास 75 सीटें रही है, जबकि कांग्रेस लेड जो ओपोजिशन है और उनको 50 सीटें और 1 सीट अखिल गोगोई के खाते में गई। तो इस प्रकार से ये चुनाव के बाद का जो परिदृश्य था वो मेजॉरिटी के साथ भाजपा की सरकार बनने का मार्ग जिसने प्रशस्त किया। और उसके पश्चात जो हम देख रहे हैं स्थितियाँ कि चुनाव का जो माहौल है वह पूरी तरह से थमा नहीं, और वो थमा इसलिए नहीं कि पहले कुछ राजनीतिक अटकलेबाजी चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पुनः सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे या हिमंत बिस्वा शर्मा को कमान सौंपी जाएगी। अंत में तमाम जद्दोजहद के बाद सप्ताह भर भाजपा हाईकमान ने पूरी कोशिश की और दोनों पक्षों को साथ मिलाकर अंततोगत्वा हिमंत बिस्वा शर्मा को असम के मुख्यमंत्री के रूप में कमान सौंपी गई। लगभग 1 महीना पूरा हो गया है। उधर सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली में है। उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री उनसे मुलाकात की और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही उन्हें कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा। किंतु ये बात सिर्फ यहीं तक समाप्त नहीं होती है, इसके क्या मायने हैं और आने वाले दिनों में कैसे ये पूरी राजनीतिक घटनाक्रम जो है इनके प्रभाव राज्य की राजनीति में होंगे, ये बातें थोड़ी जानने की जरूरत है। जैसा कि हमने देखा कि राज्य में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बन गए हैं। उन्होंने अपना कैबिनेट जो है उसका भी विस्तार कर लिया। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिनको जो मौका दिया जाना चाहिए था वो दिया जा चुका है। उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को भी मंत्री पद दे दिया है। तो राज्य में एक सरकार चल रही है जो भाजपा की जो सहयोगी दलों के साथ बनी हुई सरकार है। किंतु भाजपा के पास खुद की मेजॉरिटी के लिए 5 सीटें कम थी। उन्हें 64 की जरूरत थी, माफ कीजिएगा 64 की जरूरत थी, भाजपा को 60 सीटें मिली। और ये 4-5 सीटें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि भाजपा को मिल जाए और उनकी जो है वह पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर हो जाए, उन्हें अपने सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं होना पड़े। इसके लिए अब वो क्या खेल खेला जा रहा है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा एक चतुर राजनीतिज्ञ है। उन्हें पूर्वोत्तर में राजनीति का चाणक्य माना जाता है। तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस के ऊपर जो है अपनी नजरें गड़ाई और कांग्रेस में जो उनके पूर्व सहयोगी थे उनसे संपर्क किया और उन्हें भाजपा में लाने के प्रयास अपने शुरू कर दिए। और जैसा कि घटनाक्रम हम देख रहे हैं, उनके इस प्रयास को सफलता भी मिल रही है। मरियानी से विधायक रूपज्योति कुर्मी जो कि भाजपा के बहुत कट्टर विरोधी थे, पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा की शायद सबसे ज्यादा आलोचना की, वो 1 महीने के अंदर उन्होंने जो है अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी वो मरियानी से भाजपा की टिकट पर चुनाव जो है लड़ेंगे। ऐसे ही एक और घटनाक्रम जो है वो कल और आज में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस महागठबंधन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सभी सहयोगी दल आए, बावजूद बीपीएफ के
बीपीएफ वहां नहीं था। बीपीएफ जो सहयोगी दल में था, जिनके प्रमुख अग्रामा महिलारी है, वो उस मीटिंग में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। और बाद में उनके एक पूर्व जो मंत्री थे, उनके विश्वस्त सहयोगी हैं रिहन देवारी ने आज एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में कहा है रिहन देवारी ने कि कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होना बीपीएफ की सबसे मूल थी, जिसमें एआईयूडीएफ भी शामिल था। और रिहन देवारी ने यहाँ तक कहा कि वो जो हारे हैं, उनकी हार के पीछे भी यह गठबंधन ही जो मुख्य कारण था। और उन्हें जो है बोडोलैंड के लोगों के हित में भाजपा के साथ सहयोग करना चाहिए बीपीएफ को, इस प्रकार के संकेत आ रहे। तो यह बदलती हुई जो एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति के मद्देनजर उनका ये जो बयान है, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बीपीएफ एक बार फिर से भाजपा की ओर जाने की तैयारी में है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के और कुछ विधायक जो है वह टूटकर अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं, वो इस्तीफा देंगे और भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि एक विधायक जो कमलाक्ष देवपुरकायस्थ है बराकवेली से, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो जिस इलाके से चुनकर आते हैं, उस इलाके में अल्पसंख्यक जो मत है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वह इस कारण से अभी इस बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वह भाजपा में ज्वाइन करके वापस जीत सकते हैं। ऐसे ही वोको की विधायिका नंदिता दास का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है, और पूर्व विधायिका निश्मिता गोगोई का नाम आ रहा है, और एक बहुत शक्तिशाली अखिल भारतीय स्तर की नेत्री है संतोष मोहन देव की पुत्री सुष्मिता देव, उनका भी नाम इस चर्चा में आ रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बातें कितनी सत्य होती है, कितने लोग अपना पाला बदलते हैं और आकर भाजपा की नाव में सवार होते हैं। किंतु यहाँ पर कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती है। वो चुनौती ये है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के सभापति अध्यक्ष जो है रिपुन बोरा, वो चुनाव हार गए थे, और उसके बाद से ही नेतृत्व परिवर्तन की एक बात वहाँ पर चल रही है। फिलहाल ऐसा सुना जा रहा है कि भूपेन बोरा और प्रद्युत बरदले, इन दोनों के बीच जो है कोई एक व्यक्ति को अध्यक्ष जो है कांग्रेस आला कमान जो है वो चुनेगी। जल्दी ही कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भूपेन बोरा का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम भाजपा की ओर चले तो भाजपा ने कल अपना प्रदेश अध्यक्ष भवेश कोलिता को, जो है पूर्व मंत्री है, वर्तमान विधायक भी है रंगिया से, उनको जो है उन्होंने घोषित कर दिया है। तो उनको ये अध्यक्ष बनाने के साथ ही जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बदले हैं, खासकर मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा के, वह मामला कुछ इस तरह से जा रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री गुवाहाटी से है और अध्यक्ष जो है अब वह निचले असम से है। तो ये जो समीकरण है यहाँ इस समीकरण में, और मंत्री भी अधिकतर जो है वो आपके दक्षिण असम या निचले असम से है। तो ये पूरी तरह जो भाजपा का गढ़ है, जहाँ से भाजपा को सबसे अधिक सीटें मिली है, वो है ऊपरी असम इलाका। वहाँ का प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर कम नजर आ रहा है। और राज्य की राजनीति में यूं भी ऊपरी असम का हमेशा बोलबाला रहा है, और भाजपा की दृष्टि से देखें तो चूंकि लोअर असम जिसे हम कहते हैं, निचला असम, वहाँ पर अल्पसंख्यक मतों के कारण ऐसे भी उनका जो झुकाव जो है हमेशा ऊपरी असम की ओर रहता है, जहाँ से उनको अधिकतर सीट आती है। और सोनोवाल के जाने के बाद ऐसा कोई शक्तिशाली नेता जो है उनको उनके पास फिलहाल नहीं है जो ऊपरी असम का प्रतिनिधित्व करे। तो यहाँ पर एक और जो विशेष घटनाक्रम जो सामने उभर कर आएगा और उसके दूरगामी परिणाम भाजपा की और राज्य की राजनीति में होंगे, वो परिणाम है कि पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अगर नरेंद्र मोदी अपने
कैबिनेट विस्तार के दौरान कैबिनेट में लेते हैं और मंत्री बनाते हैं, तो ऐसे हालात में हो सकता है कि जो अभी फिलहाल राज्य मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, रामेश्वर तेली, उनको हटाया जाए। और अगर उनको हटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो चाय जनजाति के लोग हैं, जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बड़ी मजबूती के साथ अब तक राज्य में भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, उनमें एक नाराजगी की स्थिति जो है बन सकती है। तो यह स्थिति वो कैसे संभालेंगे, और 6 महीने बाद जब उन्हें वापस कई सीटों पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने पड़ेंगे, तो ये सारी बातें, सारे मुद्दे ऊपरी असम, निचली असम, चाय जनजाति और विभिन्न जाति जनगोष्ठी, चूंकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा खुद ऊंची और अगड़ी जाति से आते हैं, हालांकि असम में बहुत ज़्यादा जातिवाद नहीं है, फिर भी यह फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं राजनीति में काम करते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में चाय जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर कैसे जो है उन्हें आश्वस्त करेंगे मुख्यमंत्री और भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का, और कैसे जनजाति प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे, क्योंकि असम जो है मूलतः है, अगर आप देखें तो एक जनजाति राज्य है, तो यहाँ पर किस प्रकार से ये बैलेंस बिठाएंगे और कैसे कांग्रेस जो यहाँ पर अभी अपना जो ये हो रहा है इरोजन जो कांग्रेस में हो रहा है, नेता जो बाहर जा रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन कांग्रेसी नेताओं में आ रहे हैं, नेतृत्व का जो अभाव सा दिखने लगा है, इसमें कैसे वो अपने आप को संभाल कर और पुनः एक विपक्ष के रूप में, मजबूत विपक्ष के रूप में अपने आप को खड़ी करेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही यह भी देखने की बात होगी कि पिछले चुनाव में ऊपरी असम में ठीक ठाक प्रदर्शन कर उभरी हुई, हालांकि वो असम जातीय परिषद, हालांकि वो एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही, फिर भी उसका जो प्रदर्शन था उसने कई सीटों पर कांग्रेस को जो है हराने में भूमिका पालन की। तो अभी जो उपचुनाव होंगे और आने वाले दिनों में अपने संगठन को किस प्रकार से वो मजबूत करते हैं, विपक्ष की जो भूमिका में कांग्रेस जो कमजोर नजर आता है, उस विपक्ष की भूमिका को पूरा करने में, राज्य के लोगों को एक मजबूत विपक्ष देने में असम जातीय परिषद कैसी भूमिका निर्वाह करती है, यह भी बहुत कुछ जो है आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को तय करेगा। तो राज्य की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, इसमें यह सब घटनाक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये सारे घटनाक्रमों पर हम नजर बना के रखेंगे और आपसे जो है नए नए घटनाक्रमों को लेकर, राज्य में बदले हुए घटनाक्रमों को लेकर हम आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना ये जो आज का वीडियो है इसे समाप्त करूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, हमारे ई वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पूर्वोत्तर का सबसे मजबूत और निष्पक्ष जो है हिंदी यूट्यूब चैनल जो है होने वाला है, आज से जिसकी शुरुआत हुई है, और अनहाइपेनेटेड जो जर्नलिज्म है वो इसके माध्यम से आपको मिलेगी। आपका सहयोग इस निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जरूरी है। आपका जितना सहयोग हमें मिलेगा, जितना आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम उतनी निष्पक्षता के साथ, उतनी निडरता के साथ आपके सामने असम की राजनीति से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठा सकेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए ई वार्ता।